ये है IPPCI मीडिया हब और आप देख रहे हैं IPPCI मीडिया 24/7 न्यूज। आज 7 फरवरी 2023 को इस समय मैं दिल्ली के पहाड़गंज में हूँ, जहाँ पर आगरे से चलकर हमारे बहुत ही जानी मानी हस्ती डॉक्टर विक्रम सिंह कठेरिया, जो कि धानुक समाज के जाने माने व्यक्ति है, जो पढ़ाई लिखाई हो या बड़ी बड़ी ओहदे पे रहे हैं, नौकरी की है उन्होंने, बहुत बड़ा इनका इतिहास है। तो हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि हम जिस प्रकार से अपने समाज को पूरे भारतवर्ष में ढूंढने में लगे हैं, और जहां भी हमारे को पता लगता है कि हमारे समाज का राजनीति व्यक्ति हो या कोई प्रशासनिक सेवा में हो, जुडिशरी में हो या पुलिस में हो या नेतागिरी में हो, तमाम हम लोग अपने समाज को जागरूक करने में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में मैं आप पूरे भारत में रहने वाले अपने समाज को, लोगों को डॉक्टर विक्रम सिंह कठेरिया जी से मिला रहा हूं इस इंटरव्यू के माध्यम से, तो जो बताएंगे कि हमारे समाज के लिए क्या क्या हमारे समाज में जागरूकता आई है और क्या क्या आगे होना चाहिए, और ये यहाँ इस मुकाम तक कैसे पहुंचे हैं। इनका बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा इनका लंबी इनकी एक कहानी है, जो बड़ी बड़ी पुस्तकें भी लिख चुके हैं, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं और बहुत बड़ी बड़ी उपाधि इनको प्राप्त है। डॉक्टर साहब, आप अपने द्वारा बताएं, क्योंकि समाज आपके इस इंटरव्यू को देखेगा, थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा करके बताएं जरा। मैं सबसे पहले तो आपको और आपके वीडियो सहायक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया। और जैसा कि आपने कहा कि समाज को बताएं कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या हासिल किया। सच तो ये है कि हम लोग जिस राह से गुजर करके यहाँ तक पहुँचे हैं वो बहुत कठिन राह थी, जिसमें स्कूल गांव के पास में नहीं थे। 6-6, 7-7 किलोमीटर दूर पैदल चल कर के जाना होता था, और उस वक्त के जो हालात थे उनमें आर्थिक स्थितियां भी हमारी ही नहीं बल्कि जनरली सभी की ऐसी ही थी। लेकिन उस पीरियड में जिन लोगों में जागरूकता आई, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने की तरफ मोड़ा, और इस दृष्टि से मैं आज इस माध्यम से अपने स्वर्गीय माँ श्रीमती सावित्री देवी और अपने पिता स्वर्गीय श्री बाबूराम जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जब गांव में सारे लोग अपने बच्चों को खेती के काम में लगाते थे, उस वक्त उन्होंने अपने खेती के काम में हम लोगों को थोड़ा बहुत सहायता के लिए तो यूज़ किया, लेकिन उन्होंने हमें हमेशा सिखाया यही कि हमें पढ़ना है, चाहे जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हमें पढ़ना है। क्योंकि वो स्वयं बहुत थोड़ा पढ़ पाए थे, और तत्कालीन परिस्थितियों में स्कूल भी इतने आसान नहीं थे, इतने सुगम्य नहीं थे कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ पाते, लेकिन वो लिखने पढ़ने वाले थे और गांव के पहले प्रधान थे। इसलिए उनके अंदर ये जागरूकता थी कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। और हम 4 भाई थे, चारों भाइयों को उन्होंने बहुत पढ़ाने की कोशिश की। इसमें हमारे 3 भाई तो बहुत कुछ नहीं कर पाए, यद्यपि वो सभी सर्विस में आ गए, लेकिन उन्होंने जो प्रेरणा हमें दी, उस प्रेरणा का जो परिणाम रहा, उस परिणाम से ये हुआ कि मैं जब 1975 में अपने सेंटर में केवल 3 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आए थे, उनमें से एक मैं था। और जब हमारे प्रिंसिपल ने हमारे पिताजी को बुला कर के सम्मानित किया इस बात के लिए कि आपने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इतने अच्छे तरीके से प्रेरित किया, इस बात के लिए और लोगों को भी प्रेरणा मिले,
तो उनके उस सम्मान से जो उनका जो हौसला अफजाई हुई, और इधर वो पोजीशन पाकर के मेरी हौसला अफजाई हुई, और मुझे ये आत्मविश्वास हुआ कि मैं और आगे जा सकता हूँ। तो हमारे जो उस वक्त के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने हमें सलाह दी कि मैं GIC यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जाऊं, क्योंकि वो ज़िले में एक सरकारी स्कूल होता था और शायद तत्कालीन परिस्थितियों में सबसे अच्छा माना जाता था। और इस तरह से मैं मैनपुरी ज़िले के GIC में 1975 में पहुंच गया, और वहाँ से कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड था कि वहाँ से निकले हुए बच्चे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाते थे। आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भारत की उन 4 यूनिवर्सिटीज़ में से है जो भारत में सबसे पहले बनी थी। तो मैं इस बात के लिए अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि हमारे टीचर्स ने, हमारे सीनियर्स ने हमें प्रेरित किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। और इंटरमीडिएट 77 में करने के बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ मेरा एडमिशन भी हुआ, और एडमिशन के बाद वहाँ बमुश्किल हॉस्टल्स मिलते हैं, वो मेरिट से मिलते हैं, मुझे हॉस्टल मिल गया। इस तरह से वहाँ जो पढ़ने का वातावरण था, उस वातावरण ने हमें कुछ नई नई जानकारियाँ दी। जैसे वो पहला मौका था जब मैं BBC लंदन को सुनने का इतना आदी हो गया, दूसरों को देख देख कर, कि हमारे पास रेडियो नहीं था तो हम दूसरों से सुनते थे। लेकिन फिर बाद में मौका लगा तो मैंने खुद भी खरीदा, और वो BBC मैं रेगुलरली सुनने लगा। उससे ये हुआ कि उसका जो विश्व भारती प्रोग्राम था, वो विश्व भारती प्रोग्राम पूरी दुनिया को कवर करता है। 8:20 से 8:30 तक का जो प्रोग्राम होता था, उसमें अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती थी, और ये नॉलेज जो हम इकट्ठी करते रहे वो हमारे जनरल नॉलेज को कहीं न कहीं बढ़ाती रही। और इसी का रिजल्ट ये रहा कि मैं ग्रेजुएशन करने के साथ साथ ये सब चीज़ें जान गया कि भारत की स्थिति क्या है, और भारत के बाहर भारत की क्या पोजीशन है, हमारा प्राचीन इतिहास कितना गौरवपूर्ण था, भगवान बुद्ध कितने महत्वपूर्ण थे। ये सब चीज़ें जो जानने लगा, तो इससे हमारी रुचि इन सब चीज़ों में भी बढ़ी, और इसी दौरान मुझे कुछ नौकरियां भी मिली। चूँकि बहुत आर्थिक स्थिति कमज़ोर आर्थिक स्थिति से गुज़र करके आया था, इसलिए मुझे नौकरी की भी ज़रूरत थी। तो मैंने AG ऑफिस यानी अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में ऑडिटर की पोस्ट पर भी काम किया। मैं 1982 में उस पोस्ट पर सेलेक्ट हो गया था, और उसी दौरान प्रिवेंटिव अफसर कस्टम में कलकत्ता में पोस्ट हुआ, हल्दिया डॉक पर। उसमें भी मैं गया, लेकिन उसमें फिर मेरा मन नहीं लगा, तो मैं वापस आकर के अपनी ऑडिटर की पोस्ट पर रहा, क्योंकि इलाहाबाद में ही रहने का मौका था, और वहीं से मुझे आगे और भी कॉम्पिटिशन्स में बैठने का मौका था, माहौल अच्छा था। तो इस तरह से मैं आ गया, और फिर उसके बाद 85 बैच में मेरा सिलेक्शन जो है वो प्रोविंशियल सिविल सर्विस में हुआ, और उसमें मुझे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिला। और उसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मैं रह कर के डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट की हैसियत से अभी 2020 की जून 30 को मैं रिटायर हुआ। इस तरह से मेरा ये एक क्रम चला। और जैसा अभी आपने कहा कि मैंने साहित्यिक कुछ कार्य किया, तो सही बात ये कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कुछ ऐसा वातावरण था कि जहाँ पर ये सब था, और दूसरा वो BBC का जो प्रोग्राम था, वो इन सब ने कुछ कुछ लिखने के लिए भी हमें प्रेरणा दी। और वो जो लिखने की परंपरा हमने शुरू की, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती रही, और उसी का ये रिज़ल्ट रहा कि मैं आज ये कह सकता हूँ
की मेरी 17 किताबें हैं, जिसमें से 15 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, 2 किताबें पब्लिकेशन में हैं, और मुझे 8 अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें से 1911 में मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला, और जब वाजपेयी साहब की सरकार थी तो उस वक्त मुझे विदेश विभाग का हिंदी सलाहकार समिति का मेंबर भी बनाया, और इसकी वजह से मुझे भारत की साहित्यिक उपलब्धियों का परचम विदेशों में भी फैलाने का मौका मिला। मैं 9 देशों की भारत सरकार की ओर से यात्रा करने के लिए गया, और उनके राष्ट्रीय खासतौर से हिंदी प्रोग्रामों में मैं सम्मिलित हुआ, और इस तरह से मैं अपनी जो कुछ मैंने हासिल किया था उसको मैं दूसरे लोगों को तरह तरह से बता सका। और इस दौरान मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ ये समझ में आई कि भारत को हम एक तरफ सोने की चिड़िया कहते थे, और दूसरी तरफ हम बहुत सारे देशों का गुरु जो कहते थे वो चीज़ें भी समझ में आई। जो अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण देश है, वो देश अपनी आंखें भी नहीं खोला था तब भारत में ताजमहल बन चुका था, जो दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। तो ये चीज़ें जो है मैं इस पढ़ाई लिखाई की ही वजह से समझ पाया था, और जब विदेशों में गया तो मैंने जब भारत की संस्कृति के बारे में, भारत की साइंटिफिक उपलब्धियों के बारे में जब दूसरों को बताया तो बहुत सारे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बता रहे हैं। लेकिन जब उनसे वार्ता हुई और मैंने डिटेल में जब उन्हें बताया तो उन्हें समझ में आया। जैसे मैंने कोलंबस के बारे में बताया कि कोलंबस 1492 में निकला तो था भारत की खोज के लिए, लेकिन जब वो अपनी नाव से जा रहा था तो चूंकि धरती घूमती है, इस चीज का तब तक किसी को बहुत ज्ञान नहीं था। तो वो आया भारत था, लेकिन पहुंच गया एक ऐसी धरती पर जिस पर उसने अपना कदम रखा तो इंडीज कहा, क्योंकि वो इंडिया को खोजने के लिए निकला था। जिस धरती को उसने इंडीज कहा उसे आज हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। तो ये भारत की खोज की वजह से, भारत में कोलंबस की यात्रा की वजह से ये अमेरिका की खोज हुई, और अमेरिका उस वक्त सही मायने में आंखें खोल रहा था। हमारे यहाँ ताजमहल। कटेरिया साहब, मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। अब जैसे आपके बारे में पूरे भारत में पता लगेगा कि आप धानक समाज के अनमोल रतन हैं, तो अब हम ये चाहते हैं कि धानक समाज इस समय जो हमारा, जैसे राजस्थान में धानका है, बिहार में धानुक है, पूरे दिल्ली हरियाणा पंजाब में धानक कहा जाता है, बाकी ऑल ओवर इंडिया में धानुक शब्द के नाम से, जैसे बिहार में भी चल रहा है कि वहाँ पर जाति जनगणना हो रही है। तो मैं चाहता हूँ आप समाज को संदेश दें, जो आप पढ़ाई लिखाई के माध्यम से और आज तक आपसे जो लोग अनभिज्ञ थे, जो जिनको आपके बारे में परिचय नहीं था, आज उनको भी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप समाज के बारे में कुछ बताएं, और समाज को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, समाज को कैसे संगठित रहना चाहिए, शिक्षित बनना चाहिए, रोजगार में हो, राजनीति में हो, क्योंकि अब समाज हमारा जाग चुका है। ये तो बात तय है, ये तो पक्का है, क्योंकि हम पूरे, जैसे कि भारत एक खोज, श्याम बेंगल साहब ने सीरियल बनाया था, तो इसी प्रकार में समाज एक खोज भारत में मैं भी सीरीज बना रहा हूँ।
तो मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा समाज के लिए भी एक संदेश जारी किया जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने जो अपने बारे में अभी कुछ बताया है, तो बहुत सारे बच्चों को मैं इस माध्यम से ये बताना चाह रहा था कि आजकल तमाम बच्चे जो है वो अपनी कठिनाइयों को गिनाने लगते हैं। अपनी उपलब्धियों की बजाय वो कठिनाइयों को जब गिनाते हैं तो मुझे ये लगता है कि जब हमारी कठिनाइयों को ये समझेंगे तो हो सकता है कि इन्हें इससे कुछ सीख मिले। और हमारी क्या, आप बाबा साहब की जब कठिनाइयों को जानेंगे और कैसे वो इतने बड़े बने, कैसे वो भारत रत्न बने, कैसे उन्होंने हम सबका उद्धार किया, ये चीज़ जब जानेंगे तो सच पूछिए कि हमारी एकता का एक ही सबसे बड़ा सूत्र है, वो है परम श्रद्धेय बाबा साहब के प्रति हमारा सम्मान और उनके विचारों को समझना, दूसरों को उन विचारों से परिचित कराना और उन विचारों को अपने अपने अंदर, अपने के संपर्क में जो लोग हैं उन सब के बीच में फैलाना और उन्हें सही मायने में लागू करना। हम अभी तक सही मायने में उनके विचारों को लागू नहीं कर पाए। हमें इस बात का गर्व है कि हम सब उनकी संतति हैं और भारत जो एक महान शक्ति बना है, वो महान शक्ति बनने में और लोगों की जो भूमिका है वो अपनी जगह पे है, लेकिन बाबा साहब की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने उन गरीबों को, मजलूमों को, उन लोगों को जिन्हें पढ़ने का भी राइट नहीं था, उन लोगों को एक प्रेरणा दी कि वो सब कुछ कर सकते हैं। और ये जब जागरूकता आ जाए तो निश्चित रूप से वो एक कहावत है कि का चुप साध रहा बलवाना, तो वो आदमी जो चुपचाप बैठा है वो अपने आप को बलवान महसूस करने लगता है। तो ये जो बाबा साहब की कहानी है, हम छोटे से लोगों को, जो हम लोगों के बड़ों ने हमें सिखाई थी, तो हम लोगों को जो प्रेरणा मिली वो परम श्रद्धेय भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से मिली। और जब हमने ये समझा कि उस वक्त की कितनी कठिनाइयाँ थी और उन्होंने दुनिया का सबसे अच्छा संविधान लिख करके दिया, जिसे हमारी संविधान सभा ने अडॉप्ट किया, और हम पूरी दुनिया में अगर एक रत्न को सबसे ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखे जाने का स्वप्न सोचते थे, वो स्वप्न हमारा पूरा भी हुआ, उन्हें सम्मान मिला। वो अलग बात है कि कहीं कोई दुर्भावना बस उनके बारे में कभी कोई बात कह दे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन सब चीज़ों से उनके सम्मान में कहीं कोई ठेस नहीं पहुँच सकती है, क्योंकि दुनिया में सब लोग अब उनसे प्रेरणा लेते हैं। ये भी आपने सुना कि विक्रम सिंह कठेरिया साहब ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। अगर समाज के लोग इनकी बातों का अमल करेंगे, क्योंकि मेन मकसद हमारा जो संदेश देने का है, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत है डॉक्टर विक्रम सिंह कठेरिया, जिन्होंने पढ़ाई के मुकाम पर बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की है, नौकरी की है, बड़े बड़े मेडल अवार्ड हासिल करे हैं, कई कई पुस्तकें लिखी हैं। तो ये हमारे आज के जो इंटरव्यू का मकसद यही है कि समाज को एकत्रित करना, जागृत करना, संगठित करना, शिक्षित करना। मैं लक्ष्मण कुमार इंदौरिया, सीनियर रिपोर्टर IPPCI-media.org से, नेशनल सेक्रेटरी वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया से और अध्यक्ष भारतीय धानक समाज दिल्ली से।